जीरो ऑन कर दिया। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, लास्ट टाइम क्या बताया था? तो लास्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर, क्वेश्चन सॉल्विंग हो गई? हाँ वो अच्छा जी के लिए था। अच्छा, तो आज नोड्स के बारे में पढ़ेंगे, नोड क्या होते हैं, है ना। नोड मैंने नहीं, स्पिन क्वांटम नंबर नहीं बताया भाई, हेडिंग डालो स्पिन क्वांटम नंबर एमएस। मार्कर में इंक नहीं बता रहे कि नहीं, स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एमएस करके डिनोट करें, है ना। तो अगर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन बोली गई वो प्लस हाफ है ना, ठीक है, और इसकी क्या बोली गई, एंड दिस इज द ओनली क्वांटम नंबर व्हिच इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना, ये बताया था मैंने। नोट कर लो। तुम कैसे नोट कर रहे हो, ऐसे तुम्हारी नोटबुक कहाँ है? जाओ बाहर जाओ, जाओ, नोटबुक क्यों नहीं लाया? अरे सर चलो, इसकी स्पिन क्या है बताओ, एमएस क्या है, माइनस हाफ, है ना। तो ये क्वांटम नंबर हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम जो है स्पिन क्वांटम नंबर क्या डिनोट करता है उसके बारे में भी जान लें। बताया था क्या डिनोट करता है? अरे बताया था कि नहीं? क्यों नहीं बताया? एमएस स्पिन क्वांटम नंबर, मैं तो ये क्वेश्चन दिया था। देखो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना न्यूक्लियस के अबाउट, है ना, तो अपने एक्सिस पे भी क्या होता है, रोटेट भी कर रहा होता है, इसके अबाउट रिवॉल्व भी कर रहा है अर्थ जैसे, है? तो इसकी जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन की अबाउट दिस एक्सिस, है ना, मान ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक पोल जनरेट होता है, मूवमेंट उसको बोलते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। खैर वो सब हमें फिजिक्स में तुम पढ़ोगे 12th में, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। इसके इसी यहाँ पे इसके क्या होती है, स्पिन होती है, या तो क्लॉक ऐसे घूम रहा होगा या ऐसे घूम रहा होगा, है ना, ऐसे घूम रहा होगा या ऐसे घूम रहा होगा। तो एक को हमने क्या बोला, प्लस हाफ, और एक क्या बोला, माइनस हाफ, ठीक है, वही चीज और कुछ नहीं। तो अगर मैं तो बोलना चाहे रूबिडियम है, रूबिडियम में Z क्या होता है, 37 बताया था। इसमें बताओ N L M L और MS फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसके लिए N L M L और MS की वैल्यू निकालो, कैसे करोगे? तो RB देखो Z क्या होता है, 37 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक 18 हो गया, 20 यहाँ पे हो गया, 10 और डाले 30 हो गया, अब 7 डालने हैं तो 4p6 4d ऐसी रहने दो, 4f ऐसे रहने दो, 5s क्या 1, देखो सही है। तो ये इसीलिए s ब्लॉक एलिमेंट है ना। तो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 5s1 में ना, ऐसा दिख रहा है कि नहीं? तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 5, l की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, बताया था ना, l की वैल्यू 0 होती है s के लिए, और ml क्या हो जाएगा फिर 0 ही, क्योंकि ml होता है -L2 + L, और ms क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एक ही है तो प्लस हाफ, समझ में आ गया? ये इसके चारों क्वांटम नंबर हो गए, ठीक है। सर अगर दोनों रहे उसमें तो माइनस हाफ एक हो जाएगा, तो प्लस हाफ कॉमा माइनस हाँ, हाफ दूसरे का, अरे मान लो यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन होता, जैसे एक ये है ऐसा, मान लो यहाँ पे 5s2 होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है N5 L0 ML0 और MS माइनस हाफ हो जाता दूसरे वाले का, इस वाले का तो ये रहता, और दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता। तो एक कोई क्वांटम नंबर है ना जिससे वो डिफर कर रहे हैं एटलीस्ट, कौन सा है यहाँ पे, इस केस में स्पिन क्वांटम, एटलीस्ट एक कोई क्वांटम नंबर होगा जिसमें अंतर आएगा, दैट मेक्स दैट इलेक्ट्रॉन यूनिक, उसको स्पेशल बनाता है। एवरी इलेक्ट्रॉन इज यूनिक या स्पेशल, यही है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है पॉलीज एक्सक्लूजन, क्या पॉलीज एक्सक्लूजन क्या प्रिंसिपल क्या बोलता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स, ऑफ ऑल फोर क्वांटम, चारों क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते,
जैसे यहाँ देखो, ये चलो सेम हो भी गए यहाँ पे, पर ये अलग हो गया कि नहीं? हाँ एक तो अलग होगा ही कम से कम। ये कह रहा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और इसने क्या बोला कि भाई एक डिब्बे में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एक का स्पिन ऐसे है तो दूसरे का स्पिन ऐसे ही होगा, ठीक है? एंड दिस कुड एक्सप्लेन ज़ीमैन इफेक्ट, दिस कुड एक्सप्लेन स्पिन क्वांटम नंबर कुड एक्सप्लेन ज़ीमैन इफेक्ट, ठीक है? सो स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी इससे निकाल सकते हो। इससे क्या निकाल सकते हो आप? स्पिन एंगुलर मोमेंटम किससे निकाल सकते हो? स्पिन क्वांटम नंबर। तो कैपिटल एस ले लें इसको, है ना? और इसका वही फॉर्मूला है, एस अपॉन इंटू एस प्लस वन, अरे एस इंटू एस प्लस वन, ठीक है? ये स्पिन क्वांटम नंबर का फॉर्मूला हो गया, h अपॉन 2 पाई इंटू रूट ऑफ s इंटू s प्लस वन। s क्या है यहाँ पे? प्लस हाफ या माइनस हाफ होगा ना? हाँ तो ये चीज है। ठीक है, एक और चीज होती है मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या होती है? मैग्नेटिक मूवमेंट, म्यू, ये फॉर्मूला होता है रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, bm, bm मतलब बोर मैग्नेटॉन, where n is number of unpaired electrons, unpaired electrons, और bm क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है? bm का फुल फॉर्म, या फिजिक्स में डेरिवेशन करोगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में। So this is about the electron spin quantum number. It can have only two values, plus half and minus half, है ना? इनके बीच डिफरेंस कितने का है? यूनिटी का है, 1 का। क्यों भाई? समझ में आया? अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसे हुई तो इधर क्या क्रिएट होगा? साउथ, और इधर क्या क्रिएट होगा? नॉर्थ, और उल्टा होगा तो नॉर्थ ऊपर क्रिएट होगा, नीचे साउथ, है ना? तो ये मतलब हुआ इसका, मैग्नेटिक मूवमेंट बदल जाता है डायरेक्शन। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल स्पिन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम विद एटॉमिक नंबर 7? टोटल स्पिन बताना है एंड मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है, क्वेश्चन है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर, जो एटम के अंदर है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 7। You have to find total spin and magnetic moment of an atom, of an atom with atomic number 7. करो, पहले यहाँ तक नोट करो। मैंने एक चीज नहीं बताई, टोटल स्पिन का फॉर्मूला है ना, यहाँ लिख लो टोटल स्पिन का फॉर्मूला। टोटल स्पिन का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस हाफ इंटू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बताया ना अभी। तो टोटल स्पिन का ये फॉर्मूला होता है, ये भी याद कर लेना। एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, यूनिट है। बोर मैग्नेटॉन एक कांस्टेंट है, यूनिट है। ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पे बताया गया टोटल स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट। पहले बताया एटॉमिक नंबर है 2p3 होगा,
मतलब p में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड है, तो n की वैल्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 3 है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें, 3। तो टोटल स्पिन निकालना है, टोटल स्पिन का आपको फॉर्मूला बताया था, प्लस माइनस हाफ इनटू n, n यहाँ पे 3 है, दैट इज टोटल स्पिन का फॉर्मूला क्या आ गया, प्लस माइनस हाफ इनटू 3, दैट इज प्लस माइनस 1.5। ठीक है, 3/2 मतलब प्लस माइनस 3/2 आ गया ना, ये कुछ और आया देख लो एक बार, हाँ 3/2 आया। अब नेक्स्ट क्या निकालना था अपने को, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बताया था बोर मैग्नेटॉन, n की वैल्यू डाल दो, 3 इंटू 3 प्लस 2, हाँ रूट 15 आ जाएगा बोर मैग्नेटॉन। एंजॉय करो तो म्यू भी आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। हम बात करेंगे नोड्स, नेक्स्ट टॉपिक। नोड से पहले बोर बरी n प्लस n रूल देख लेते हैं, और भी खत्म हो जाएगा तो हेडेक खत्म हो जाएगा, एक पार्ट खत्म हो जाएगा फिर क्वांटम नंबर का, फिर हम चलेंगे नोड्स पे, और फिर लास्ट पार्ट पे आ जाएंगे ग्राफ्स ऑफ द वेव फंक्शन, और फिर हमारा चैप्टर खत्म। तो नेक्स्ट क्लास तक मोस्टली खत्म हो जाएगा, कल तक खत्म ही, कल खत्म ही है ही। ठीक है, आगे करें। ओए भाई अपनी नोटबुक ले आना तुम, है ना, हाँ हीरो बन के नहीं आ सकते ऐसे, अलाउड नहीं है क्लास में। सोच रहा ऐसे आके बैठेगा नहीं, तुम बाहर क्या करते मुझे क्या मतलब, मेरी क्लास में आओ तो अपना तैयार वार होकर बढ़िया से नोटबुक लेके आओ, अगली बार से अगर नोटबुक नहीं लाए तो बाहर, सुन लिया, हाँ समझ लो अच्छे से। ये देखो नेक्स्ट क्या बताया, बोर बरी, हाँ बोर बरीज, बोर एंड बरीज n प्लस l रूट। देखो एक सॉमरफेल्ड मॉडल भी था, वो हमने नहीं कराया, उस पर क्वेश्चन आते होते हैं नहीं ज्यादा, बट ठीक है करा देगा, टाइम होगा तो करा देंगे। बोर बरीज n प्लस l रूट, ये क्या देता है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, है ना, फ्रॉम लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l, वैल्यू ऑफ n प्लस l टू हायर वैल्यू ऑफ क्या n प्लस l। इलेक्ट्रॉन फिल हमेशा करता है किस ऑर्डर में, लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l टू, लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l टू हायर वैल्यू ऑफ n प्लस l ऑफ वो प्रिंसिपल। अब सुनो उसको वेरीफाई करेंगे, और इन केस n प्लस l फॉर टू सबशेल is same, then electron is filled from lower n value to higher n value। ठीक है, तो ये हो गया बोर बरी का पूरा कॉन्सेप्ट। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब देखो एक टेबल बनाते हैं, n l n प्लस l, और यहाँ लिख देते हैं सबशेल। सबशेल अगर 1s है हो सकता है 2s 2p 3s 3p 3d ऐसे ऑर्डर में लिख देते हैं, 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s एंड सो ऑन। समझ रहे हो, कर लोगे ना बाकी तो क्या होगा बताओ, तुम बताओ n की क्या वैल्यू है बताओ जरा, 1s में, 1s में n की वैल्यू क्या है 1, वेरी गुड। l की वैल्यू बताओ 0, कैसे मालूम, S में s मतलब l की वैल्यू 0, बहुत बढ़िया, देखो आ गया इसको। बताओ n प्लस l क्या हो जाएगा फिर 1, 1 प्लस 0 1। यहाँ बताओ 2s में 2 और 0 2, 2p मतलब 2 और p मतलब l की वैल्यू क्या 1।
3 और 0, अच्छा 2 1 क्या हो गया 3 3 0 3, फिर 3p 3 1 4, 3d 3 2 5 है ना, 4 0 4 4 1 5, 4d मतलब 4 2 6, 4f 4 3 7 5s 505 5p 516 5d 527 5f 5 6s 6 तो अब बताओ ऑर्डर इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर क्या होगा, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा है ना, पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा फिर इसमें क्योंकि देखो 1 2 3 3 ये दोनों की सेम आई, जब सेम आई तो सेकंड रूल क्या कहता है, अगर n प्लस l वैल्यू दोनों के लिए क्या है सेम, तो किसकी वैल्यू फिर किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा जिसकी लोअर n वैल्यू है, इन दोनों की सेम आई n प्लस l तो लोअर n वैल्यू किसकी थी 2p, इसलिए 2p में इलेक्ट्रॉन पहले गया, समझ में आया। फिर 3s में क्या, फिर 3p और 4s में देखो 3p और 4s दोनों की क्या है 4 है, दोनों की क्या है 4, तो लोअर n किसका है, इसका 3p का, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब फिर 4s में जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा 3d में या 4p में या 5s में, 3d 4p 5s देखो तीनों की वैल्यू 5 है, 3d में जाएगा ना क्योंकि लोअर n है, फिर 4p और फिर 5s, समझ रहे हो कैसे भरना है, बस यही, उसके बाद फिर 4d ऐसे करके 4d 5p 6s एंड सो ऑन, वही जो हम वो कर रहे थे ना, बस वो कहां से आ रहा है वो प्रूव कर दिया समरफेल्ड, ये बोरबरी में, हाँ बोरबरी में कट क्या रखा है, नोट कर लो। Any doubt? No? ठीक है, बोरबरी समझ में आ गया, बात अच्छी बात है, ठीक है। तो नोड पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, नोड क्या होते हैं, जल्दी लिखो फिर नोट स्टार्ट करें। हो गया, करे आगे, नहीं सही ठीक है। नोड, नोड क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है अनवी, मैक्सिमम कि जीरो होती है नोड के पॉइंट में। ऑर्बिटल कहाँ होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, जहां पर मैक्सिमम, जहां वेव एम्पलीट्यूड जो की वैल्यू हो जाती है मैक्सिमम और जीरो हो जाती है जब वेव एम्पलीट्यूड की जहां वैल्यू, वहां पे क्या हो जाएगा, नोड बनेगा ना। नोड कहाँ बनता है, जब वेव एम्पलीट्यूड बताया था जीरो हो जाए, तो ये देखो नोड वो पॉइंट है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है जीरो। तो नोड दो टाइप के हो सकते हैं, एक स्फेरिकल नोड हो सकता है और जिसको हम लोग रेडियल नोड भी कहते हैं, और एक एंगुलर नोड हो सकता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन।
इसका फॉर्मूला होता है स्फेरिकल नोड का n माइनस एल माइनस वन फाइंड करने का, और इसका फॉर्मूला होता है l, और टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या होगा? फिर टोटल नोड क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस, स्फेरिकल प्लस एंगुलर क्या हो गया? n माइनस एल माइनस वन प्लस l, कितना आ गया? तो ये फॉर्मूला स्फेरिकल नोड का, ये एंगुलर नोड का, और ये टोटल नोड का। क्यों भाई? ठीक है, बस यही लाइन है, करो आगे। वेव ठीक है, ये समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नोड्स के क्वेश्चंस पे, है ना? तो बताओ 1s में कितने नोड्स स्फेरिकल? 1s कैसा दिखता है? जीरो ना, 1s में स्फेरिकल नोड बताओ। 1s में स्फेरिकल नोड फॉर्मूला क्या कहता है? n माइनस, इसके लिए n 1 होता है, l 0 होता है ना। 1 माइनस 0 माइनस 1 0, और एंगुलर नोड जीरो मतलब l की वैल्यू क्योंकि 0 है, तो 0, तो यानी टोटल नोड भी क्या होगा? 0। अब इसका मतलब क्या हो? ये देखो, सुनो इधर, ये तो समझ गए फॉर्मूला है, मतलब क्या है? देखो ये 1s का डायग्राम देखो, ये 1s है, 1s का न्यूक्लियस है, ये क्या है? और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, क्या है? न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? बहुत, और जैसे जैसे दूर जाओगे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो गई। ये बताओ यहाँ पे, अब देखो इधर, अगर मैं एक वेक्टर डालूं, ऐसा नहीं एयरप्लेन वाले होते हैं जिनका रेडार टाइप का होता है, अब ऐसे में घुमाओ इस रेडार को, है ना, स्वीप कर रहा है ऐसे, तो क्या कोई ऐसा रीजन है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा कभी भी? ऐसा तो कोई रीजन नहीं मिलेगा। हर समय हर जगह क्या इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड है ना। तो रेडियली, मतलब रेडियल टायर नहीं सुने होते? टायर रेडियली अगर मैं स्वीप करूं, है ना, प्रोजेक्शन ये जो है, हम इसको ऐसे रोटेट करें इस एरिया को, तो ऐसा कोई भी रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन एकदम नहीं होगा इसके बीच में? कहीं ऐसा रीजन है? नहीं। हर जगह इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि 1s ऑर्बिटल ही है, और यहाँ पे कोई भी नोड नहीं, यानी कि एंगुलर, ये स्फेरिकल नोड दिख रहा है यहाँ पे? कोई नहीं, क्योंकि स्फेरिकल नोड तब क्रिएट होता है जब हम जाते हैं और ऐसा कोई रीजन आ जाता है, जैसे मान लो ऐसा आ जाता है, मान लो ऐसा एक रीजन आता है बीच में कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, बट इस रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम स्वीप करते तो कौन कोई रीजन होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है? हाँ ये, तब हम बोलते हैं हाँ भाई ये स्फेरिकल नोड है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो स्फेरिकल नोड नहीं हुआ, है ना। नोड मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो ये देखो ना, ये स्फेरिकल शेप का नोड हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे रीजन जब स्वीप कर रहा है तो इन सारे रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तब हम बोलते हैं एक रेडियल नोड है या स्फेरिकल नोड है। समझ में आई बात? ठीक है। दूसरी बात, कोई एंगुलर नोड है, यानी कि नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है? एक प्लेन जिसके अलोंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। जैसे मान लो मैं इसको एक टेबल, एक नहीं ग्लास का प्लेट रख दूं इसको बीच से काटते हुए, तो क्या ऐसी कोई लोकेशन होगी यहाँ पे जो जहां इलेक्ट्रॉन ना हो? नहीं, है ना। तो यानी नोडल प्लेन भी 0। हर लोकेशन में कहीं भी प्लेन डालोगे, ऐसे डालो, ऐसे कट करो, वर्टिकल प्लेन डालो, इसको कट करते हो, तब भी हर जगह, क्योंकि स्फीयर है ना, अरे एक बॉल है, और बॉल को ऐसे काटो, अंदर इलेक्ट्रॉन अगर भरा हुआ है तो कहीं से भी काटो, कोई ऐसा रीजन नहीं मिलेगा उस प्लेन के अलोंग जहां इलेक्ट्रॉन ना हो। इसमें बोलेंगे कोई भी एंगुलर नोड भी नहीं है या नोडल प्लेन नहीं है, ना। तो ये पढ़ना हो गया। 2s में आते हैं, किस में आते हैं? 2s थोड़ा और बड़ा होता है, और इसमें क्या होता है? ऐसा होता है, ये न्यूक्लियस के आसपास क्या हो, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है ना, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। फिर एक समय एकदम से क्या क्रिएट हो गया यहाँ पे? नोड। कौन सा? रेडियल नोड, है ना। फिर
फिर यहाँ पे एकदम से फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ गई, जैसे रेडियल नोड खत्म होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, फिर बढ़ते 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 फिर घटने लगती है, जैसे जैसे दूर जाता है फिर घटने लगती है, समझ रहा है ऐसे? तो बता यहाँ पे स्फेरिकल नोड पे दिख रहा है, हाँ एक है ना ये रेडियल नोड जो है यही तो स्फेरिकल नोड होता है। अरे एक ऐसा वेक्टर डालूं अगर मैं, ऐसे नहीं है रेडार टाइप, तो इस रीजन में तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं मिलेगा, ऐसे घूमता जाएगा, तो यानी कि कितने स्फेरिकल नोड है? एक। तो फॉर्मूले से भी देख सकते हो ये 2s है, 2s में n की वैल्यू 1 2, l की वैल्यू 0, तो रेडियल नोड यानी स्फेरिकल नोड कितने हो गए? स्फेरिकल नोड n माइनस l माइनस 1, देखो 1 आया भी और दिख भी रहा है, डायग्राम से 1 आना भी चाहिए, है ना? और टोटल और एंगुलर नोड 0, वो तो अभी भी कहीं भी प्लेन डालोगे ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लेन के अलाउ, ये इसको मत लिखना प्लेन के, और टोटल नोड 1। समझ में आ रहा? नोट करो, इस तरह से इमेजिन करोगे नोट्स को। कितना बजे टाइम? हाँ सही कह रहे हो, तब ठीक होगा थोड़ा जाके। ठीक है, बताओ 2p अब आ जाओ, नेक्स्ट क्या है बताओ? 2p आया क्या ना? 2p का शेप कैसा होता है? ऐसा, या 2px ले लो, चाहे 2py ले लो, 2pz ऐसा ले लिया है। बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? यहाँ के सेंटर मान ले, तो ये न्यूक्लियस है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सेंटर है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? इसके ऐसे है ना, ऐसे यहाँ पे ज्यादा होंगे और ऐसे जाते आते थोड़े कम बिगड़ जाएंगे, यहाँ पे भी ऐसे ज्यादा होंगे और ऐसे जाते आते, है ना? तो ये p ऑर्बिटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बताओ यहाँ पे कोई रेडियल नोड? हाँ है, भर के ये है ना, ये पूरा रेडियल नोड ही है, गलत, तुम लोग भी ना कैसे करते हो? ये रेडियल कहाँ है? ऐसा स्फेरिकल दिख रहा है तुमको ये, तो रेडियल नोड कैसे डालोगे? स्फेरी नहीं है। अरे स्फेरिकल नोड क्या होता है? n माइनस n माइनस 1 होता है ना, n की वैल्यू क्या है? 2, l की वैल्यू क्या है? 1 देखो 0 आ गया ना, बेवकूफ बन गया तो स्फेरिकल नोड है ही नहीं। अरे स्फेरी नहीं है तो स्फेरिकल नोड क्या होगा? क्यों भाई होगा क्या? हाँ बहुत अच्छा, हो सकता था बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मतलब ऐसा कोई भी ऐसा ये नहीं घूमेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हम लोग यहाँ से नहीं बनाएंगे। हाँ हम लोग क्या स्फेरिकली नहीं है ना, स्फेरिकल शेप में नोड होना चाहिए। स्फेरिकल नोड किसका शेप में होना चाहिए? स्फेरिकल। हाँ ही नहीं। अब एंगुलर प्लेन, एंगुलर नोड मतलब नोडल प्लेन, यहाँ एक प्लेन है, अगर मैं सेंटर के लॉन्ग टेबल डाल दूं, है ना, तो एक नोड तो आएगा। एल की वैल्यू यहाँ पे वैसे भी क्या है? 1, तो एल की वैल्यू 1। एंगुलर नोड एक कौन सा? ऐसे 3D में ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो? टेबल, एक टेबल डाल दिया, इसको काटते हुए सेंटर, ठीक है ऐसे। तो क्या हुआ? इसके अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन जो कि है ही नहीं, तो एक नोडल प्लेन तो आ गई, ठीक है? तो ये हो गया 2p। समझ गया हो कि नहीं? अब फिर 3s में क्या होगा बताओ? 3s और बड़ा है 2s से, तो यहाँ पे कितने नोडल आएंगे? नोड्स आएंगे स्फेरिकल, 2, एक ऐसे और एक आगे जाके भी आएगा, समझ लो क्यों भाई? ऐसे होगा ना। मैं डॉट दिखाने से अच्छा मैं ये बता दे रहा हूँ, ये जो है ये नोड है, एक ये स्फेरिकल नोड और एक ये स्फेरिकल नोड, समझ रहे हो? फॉर्मूले से भी करके देखो 3s का क्या आता है, स्फेरिकल नोड कितने आते हैं? 2 आने चाहिए, 3 - 1 है ना? n - 1 मतलब 3 - 0 - 1 मतलब 2। अबे तो स्फेरिकल नोड कितने हैं? 2 है, ठीक है? और नोडल प्लेन कितने आए? मतलब एंगुलर नोड l कितना है? 0। यहाँ पे कोई प्लेन ही नहीं है ना, हर जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ऐसे करते हैं, तो अब तुम समझ गए होगे, ठीक है? साफ पानी है क्या आपके पास?
हटा दे, ठीक है। तो एंगुलर नोड, रेडियल नोड ये सब निकालना सीख गए हो, तो अब इसमें क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, क्या है भाई देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी नोडल प्लेन्स आर देयर in the atomic orbitals for the principal quantum number n equal to 3. For n equal to 3, how many nodal planes exist for atomic orbitals? जितने भी atomic orbitals हैं उनको मिला के कितने nodal plane? तो 3 मतलब क्या हुआ? 3s हो गया, 3p हो गया और 3d 3s है, उसमें कितने नोडल प्लेन थे? एंगुलर नोड कितने थे? 0। तो क्या काम से px p by pz में कितने होंगे? 1 1 1 हैं? हां 3p में कितने होते हैं? 1 है ना, l होता है ना, और 3d में कितने होंगे? 2। 3d में 2। बहुत अच्छा, तो कितना हो गया टोटल? 2 मतलब क्या, 5 डिब्बे होते हैं ना, तो 4 तो इधर ही हो गए। तो भाई देख लो 3s में पक्का नहीं है? नहीं है सर। ठीक है, तो s में नोडल प्लेन नहीं है, p में कितने? 1 1 है, और d में 4 के पास है। 4 हुए ना? क्यों भाई? अरे हर एक के पास कितने नोडल प्लेन हुए? 2 2। अरे समझ लो, d में कितने नोडल प्लेन होते हैं? d में नोडल प्लेन कितने होंगे? d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 2। अरे d में कितने होते हैं? dxy dyz ऐसे होता है ना, dxz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, तो कितने हो गए टोटल? यहाँ इसके लिए क्या 0? तो बोलोगे इसमें भी नोडल प्लेन होगा? नहीं, इसमें नहीं होता, भी होता है 3dz स्क्वायर का शेप कैसा होता था? ऐसे। तो हमारे पास ऐसा कोई नोड यहाँ पे ऐसा प्लेन काटने वाला नहीं है। f होता तो फिर होता था। f में होगा, लेकिन यहाँ d के 3dz स्क्वायर में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, याद कर लो। क्या बोला? 3dz स्क्वायर में नो नोडल प्लेन कभी नहीं होता, याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर भी है और इधर भी है, तो कोई भी प्लेन डालोगे ऐसे एंगुलरली तो नहीं काट पाओगे उसे, ठीक है। तो नोडल प्लेन, तो इसलिए यहाँ 0 है। तो मतलब टोटल कितने हो गए यहाँ से यहाँ? 8। तो क्या पूछा है हमसे? हाउ मेनी? 8 हो गया कि 11 हो गया? देखो 11 हो गया ना। तो टोटल कितने हुए? तुमने हाँ बोला था, महीने नहीं, महीने तुमने बोला। देखो इधर देखो, आंसर क्या आ गया? 11 नोडल प्लेन्स आर प्रेजेंट टोटल। तो याद करने वाला है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या सीखा तुमने? 3dz स्क्वायर में नोडल प्लेन 0 होता है, याद रखना, यानी कि एंगुलर नोड 0 होता है 3dz स्क्वायर का, रट लो शेप, क्योंकि इसका ऐसा होता है कि हम यहाँ पे नोड नहीं डाल सकते प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे ग्राफ्स की। वेव फंक्शन के बारे में बताया था देखिए तुमको, r थीटा फाई, साई क्या होता है? r थीटा फाई के टर्म में, है ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बताया था? एक इसका रेडियल पार्ट होगा जो किस पे डिपेंड करेगा? n और l इनटू एक इसका होगा थीटा, एंगुलर पार्ट थीटा, जो l और ml पे डिपेंड करता है, और एक फाई जो सिर्फ ml पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन, है ना। अरे बताया था ना, रेडियल पार्ट इनटू एंगुलर पार्ट, इस तरह से बताया था तुमको। तो आप और थोड़ा स्पेसिफिकली बता दो, ठीक है, क्योंकि उस समय बात डिटेल में हो नहीं पाई थी। अब हमारी नोट समझने के बाद अब आराम से हम बात कर सकते हैं। तो ये वेव फंक्शन का जनरल फार्मूला होता है, नोट करो। और मैंने बताया था s ऑर्बिटल के लिए क्या होता है? रेडियली होता है, एंगुलर 0 होता है, नहीं होता ये टर्म, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ना s के लिए, सिर्फ यही ऑर्बिटल होता है, यही एग्जिस्ट करता है, यही नोट के लिए जो वेव फंक्शन है, रेडियल वेव फंक्शन कहते हैं। आर को क्या बोलते हैं यहाँ पे? रेडियल वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन इनको बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे?
रेडियल वेव फंक्शन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एंगुलर वेव फंक्शन को रेडियल वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कभी बार साई वर्सेस जब प्लॉट ग्राफ करते हैं तो साई को आर से रिप्लेस कर देते हैं कुछ कुछ बुक्स में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखो इधर नोट करो पहले। बेटा दे ठीक है। नेक्स्ट अबे नेक्स्ट ग्राफ देखने आ रहे हैं हम, ग्राफ रिलेटेड देखने आ रहे हैं, ग्राफ्स के बारे में। देखो ग्राफ हम किसके किसके बीच पढ़ेंगे, वेव फंक्शन वर्सेस आर, है ना, या फिर वेव फंक्शन का स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड, वेव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो आप बोलते हैं ना, वेव एम्पलीट्यूड, ठीक है। क्यों भाई, तो इन दोनों का ग्राफ इंपॉर्टेंट है अपने लिए। वर्सेस वर्सेस है क्या वो? ठीक है, क्लियर। तो देखो 1s के लिए, 1s के लिए ग्राफ प्लॉट करने आ रहे हैं, ध्यान से देखो 1s के लिए ग्राफ प्लॉट करने आ रहे हैं, वेव फंक्शन वर्सेस आर का। क्या होगा बताओ, क्या लगता है? वेव भाई स्फेरिकल होता था ना, 1s कैसा होता है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते थे, और दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे। मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है, आर बढ़ रहा है, वैसे वैसे डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग, है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग। तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, ऐसा डिक्रीजिंग, सिंपल, स्मूथली हो रहा है ना भाई, क्योंकि ये ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ पे लीनियर वे में डिक्रीज हो रहा है, स्मूथली हो रहा है ना, स्मज करते हुए। तो इस तरह से ऐसा ग्राफ जा रहा है, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं जा रहा स्ट्रेट लाइन, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो भाई समझ में आया 1s का। और 2s का ग्राफ बताओ, 2s में क्या था, कितने नोड थे, एक, कौन सा, अरे ये वेव फंक्शन वर्सेस आर का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। बताओ कैसे बनाएंगे। साई को हम आर से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि रेडियल डेंसिटी है ना, रेडियल वेव फंक्शन, और ये सेम हो जाते हैं ना एस के लिए, बताया था एस के लिए साई और आर एक ही बात है, तो साई को आर से रिप्लेस भी कर सकते हो। अभी हम साई लिख दे रहे हैं, आप समझ जाना, आर वर्सेस आर है तो समझ जाना क्या होगा। 2s में, अरे 2s बना लो ना, 2s में बताया था ना एक ऐसा आएगा स्फीयर जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और बताया था न्यूक्लियस से आसपास बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं, दूर जाते जाते कम होंगे पहले, और फिर एक नोड आएगा, देखो कैसे, ये पहले क्या है, दूर जा रहे कम हो रहे कि नहीं इलेक्ट्रॉन, फिर एक नोड आया, नोड मतलब यहाँ टच किया, कट करेगा, क्यों, क्योंकि आर जब जब यहाँ पे क्या हो रहा है, साई की वैल्यू क्या हो रही है, 0, साई की वैल्यू 0 मतलब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं वहां पे, ठीक है, साई 0 हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और फिर क्या होगा, फिर यहाँ देखो थोड़ी दूर आगे चला, यहाँ तक पहुंचा, इसके आगे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ गई एकदम से, बताया था ना, बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर घटने लगती है धीरे धीरे, है ना, तो यहाँ से एकदम से बढ़ जाएगी और फिर घटने लगी, समझ में आया, क्लियर हुआ। हाँ तो इस वो नेगेटिव कैसे किया ग्राफ, क्योंकि वेव फंक्शन का मैंने तुमको क्या बताया था कि वैल्यू कैसे हो सकती है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बताया था वेव फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव अक्वायर कर सकता है, बट वेव एम्पलीट्यूड क्या करेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका नहीं है, ये पढ़ जरूर रहे हैं ग्राफ, बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, वेव एम्पलीट्यूड मतलब साई स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव में हमें इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव हमें भाई एक्चुअल में थोड़ी ना कोई नेगेटिव कोऑर्डिनेट है, हमें एक लोकेशन चाहिए यहाँ दिखनी चाहिए, है ना, तो वो पॉजिटिव में ही रिप्रेजेंट होगी, तो इसलिए हम लोग के लिए साई स्क्वायर इंपॉर्टेंट है। अब देखो साई स्क्वायर का समझाते हैं, रुको जरा सब्र करो, बोलते हैं ना, ये देखो अब 3s का भी बताओ मुझे, 3s के लिए साई वर्सेस आर ग्राफ बताओ, 3s के लिए साई वर्सेस आर ग्राफ बताओ।
क्योंकि एंगुलर नोड होते नहीं है, तो एंगुलर कंपोनेंट है ही नहीं, इसलिए तो हम आर की बात कर रहे हैं तब से। एक इधर नोड था, है कि नहीं, और एक इधर नोड है इस रीजन में, समझ रहे हो, तो दो नोड है ना। अरे ये पॉइंट यहाँ पे जैसे नोड था, वैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों नोड होंगे। अब यहाँ दो नोड है ना, ये वो है रेडियल नोड दिखा, ये क्या कौन से नोड है हम देखा रहे हैं अभी, रेडियल नोड। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, अब देखो, ठीक है, तो यहां तक तो बहुत अच्छा लगा। अब इसका हम लोग वेव 1s का साई स्क्वायर वर्सेस पेंडुलम ग्राफ देखने आ रहे हैं। इसके कोरिलेशन साई स्क्वायर हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका वेव फंक्शन का, है ना, क्या कर दिया, स्क्वायर। स्क्वायर करने पे क्या होगा, ये देखो पहले से ही पॉजिटिव रीजन में, तो इसका स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो ग्राफ लगभग सिमिलर ही दिखता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं आता, थोड़ी स्टीपनेस में अंतर आता है। ठीक है, स्टीप हो जाता है, क्योंकि आर बढ़ने पे साई स्क्वायर से वेरी कर रहा है ना, तो और थोड़ा स्टीप ऐसे गिरेगा शायद। अब बताओ ये 2s के लिए साई स्क्वायर वर्सेस आर का 2s के लिए ग्राफ, अब गेम चेंज होगा। देखो ये नेगेटिव पोर्शन है कि नहीं, अब ग्राफ जो है वो फ्लिप कर जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। तो यही पार्ट हम क्या करेंगे, बनाते समय ऐसे बनाते यहां से टच करा के फिर ऊपर ले आएंगे। क्यों? क्योंकि नोड तो चाहिए, नोड तो दिख ही रहा है यहाँ पे, लेकिन ये स्क्वायर करने से पॉजिटिव में आ गया। हाँ, ठीक है, वो चीज फ्लिप हो गई, ऐसे सोच लो। इजी है, रटने की जरूरत नहीं, ग्राफ समझ में आ जाएगा तो भी अपने आप बना लोगे, जैसे नहीं तो रटना पड़ता। मैं इसलिए रटा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, नहीं तो बुक्स में तो रटना है। इसका बताओ क्या होगा, 3s साई स्क्वायर वर्सेस आर। और वापस ऊपर जाएगा क्या? हाँ, तो ये भी फ्लिप होगा, ऐसे आएगा, यहाँ टच करेगा पहली बार, नीचे अब तो जाएगा नहीं, ऊपर ऊपर कूद पड़ेगा, फिर ऐसे, फिर वापस नीचे आएगा, फिर ऐसे एक बार बाउंस करके फिर ऐसे आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम हो रही है ना, इसलिए इसकी पीक कम हो रही है। यहाँ एक नोड क्रिएट हुआ और यहाँ एक नोड क्रिएट हो गया। क्लियर? 3s का भी अब नोट करो ये, फिर हम 2p वाले पे चलते हैं, फिर 2 3p 4p सबको देखते हैं। ठीक है, आगे कर रहे हैं, बाद में बहुत है। अब एक और चीज बताते थे, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन समझ लो क्या होता है। ये क्या था, रेडियल वेव फंक्शन वगैरह था और उसका एम्पलीट्यूड था, राइट। अब रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन समझेंगे। देखो होता क्या है कि वेव फंक्शन क्या बता रहा था, वेव फंक्शन क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, है ना, इलेक्ट्रॉन की क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं वेव फंक्शन। और साई स्क्वायर क्यों कर रहे थे कि एक रीजन में, किसी भी रीजन में एटम के अंदर
इनसाइड द एटम इन एनी रीजन इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना? अब सुनो, एक और टर्म आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, एटम के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर स्फेरिकली, तो हम स्फेरिकली उसको ढूंढना चाहेंगे ना कि पूरे एटम में ढूंढेंगे, है ना? उस ऑर्बिटल के अंदर ढूंढेंगे ना, स्फेरिकल कार्ड स्फीयर कार्ड के, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिलेगी। पूरे एटम में थोड़ा ढूंढने जाओगे, जैसे मुझे अगर तुमको ढूंढना है, तुम बेंच पे बैठो, मैं तुम्हारे बेंच के अराउंड एक स्ट्रिप काट लूंगा ना, तो मुझे पता है ऐसे स्ट्रिप्स काट लो तो तुम इसी स्ट्रिप के अराउंड बैठे हुए कहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब वो स्ट्रिप काटी गई तो ये नया फंक्शन आया, इसको बोला गया क्या? 4 पाई r स्क्वायर r कैपिटल R स्क्वायर, इसको बोला गया अपना क्या अभी बताया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डी फंक्शन, ठीक है? क्या नाम हुआ इसका? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल। तो अब ये नया आ गया, तो साई जैसे था उसके वर्सेस आर बना रहे थे, ये वर्सेस आर था, वैसे इसके वर्सेस आर भी हो जाएगा। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस आर का भी तो ग्राफ होगा। अरे तो वो जो सर वो 4 पाई वाला वो फॉर्मूला है क्या है? ये देखो, ये स्फीयर है, 3D में इमेजिन कर पा रहे हो? है ऐसा है ना? हाँ। फीचर जैसे, तो इसका मैं स्ट्रिप काट दूं, सर्कल दिखेगा कि नहीं? ये ऐसा दिख रहा है कि नहीं? यहाँ से यहाँ दूरी r ले लें और यहाँ से यहाँ की दूरी dr ले लें, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? यहाँ से यहाँ r प्लस dr, यहाँ से टोटल डिस्टेंस ये हुई, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हुई? अरे व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 बार क्यूब होता है ना स्फीयर का। तो अभी मैं स्फेरिकली ऐसे एक स्ट्रिप काट रहा हूँ, ठीक है? तो इस स्ट्रिप के लिए यहाँ की रेडियस क्या हो गई? r dr, और यहाँ की रेडियस कितनी? तो स्ट्रिप के बारे में अगर मुझे वॉल्यूम जाननी है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप कैसे निकालोगे तुम? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हाँ, मतलब r प्लस dr क्या होल क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। देख लो, ये स्ट्रिप की वॉल्यूम हो गई कि नहीं? अरे इसका रेडियस ये है ना। इसी तरह से और भी छोटे छोटे स्ट्रिप्स होंगे ना, तो उन सबका टोटल वॉल्यूम ऐसे निकलेगा ना भाई। तो अब देखो, ये मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, पाई r क्यूब प्लस dr क्यूब प्लस 3r स्क्वायर dr प्लस 3dr r स्क्वायर, नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, 3dr स्क्वायर r, हाँ है ना, माइनस 4/3 पाई r क्यूब। सही है? अबे हाँ नहीं बोलो, मैथ्स आती है कि नहीं? मेरे को मैथ्स नहीं आती, मेरे वाली। हाँ नहीं बराबर फॉर्मूला सही है क्या? हाँ। अब ये इसको ब्रैकेट खोल दो, ये क्या मिलेगा? ये है ना, कॉमन है क्या? अबे कॉमन ब्रैकेट खोल दिया, प्लस ये प्लस ये प्लस ऐसे कट कटा, बाकी सब क्या होगा? अरे dr क्या होता है? बहुत मान लो 0.0002 है, उसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो और छोटा हो जाएगा ना। ये टर्म उड़ा दो, ये टर्म उड़ा दो, ये टर्म उड़ा दो, अबे सारे टर्म उड़ा दो, बचेगा क्या? सारे टर्म नहीं, ये टर्म तो पक्का उड़ेगा, क्यों? और ये वाला रुक जाओ, ये वाला अभी 3r स्क्वायर dr, और ये 3r dr स्क्वायर है ना, ये उड़ेगा। तो प्लस क्या बना? प्लस 4r स्क्वायर dr बना कि नहीं? अभी ये दिस इनटू दिस, और माइनस 4/3 पाई r क्यूब की नहीं, ये इससे कट गया, तो वॉल्यूम क्या आ गया? 4r स्क्वायर dr, पाई भी तो है, पाई भी तो है ना, 4 पाई r स्क्वायर क्या आ गया? 4 pi square dr। तो वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है जिसके अलावा इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है कि नहीं? देख लो, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिल गया अपने को, रेडियल प्रोबेबिलिटी मिल गई, मतलब क्या मिल गया? ये जो वॉल्यूम है, सुनो, ये वॉल्यूम है, अब इस वॉल्यूम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं वेव फंक्शन के स्क्वायर से, है ना, तो मुझे रेडियल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सही है ना? अभी क्योंकि ये वेव फंक्शन है, और वेव फंक्शन किसी वॉल्यूम में हम ढूंढ रहे हैं ना, तो इस वेव फंक्शन के एम्पलीट्यूड को हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा। तो वॉल्यूम क्या लाई थी हमारी? 4 पाई r स्क्वायर dr और साई स्क्वायर। तो ये हमारा जो लिखा है मैंने, एक्चुअली में वही ये चीज है सेम। वो ये डिले क्या हुआ इसका? डेरिवेशन दिखाया था। एक नोट करो, क्या फिजिक्स में बहुत भर भर के ऐसी चीजें आएंगी, अभी तुम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्ट्रिप लेना पड़ेगा वहां स्फीयर का,
स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पे निकालना पड़ेगा आउटसाइड द स्फीयर, तब तुम लोग ऐसे ही इंटीग्रेशन मारोगे, अभी वॉल्यूम ऐसे एलिमेंट ऐसे ही काटोगे तुम लोग, 12th में पढ़ोगे फिजिक्स में। 11th में भी होगा, ग्रेविटेशन में होगा।